इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बहुत तेज कर दी है, उसकी स्पीड बढ़ गई है। वहीं ईरान ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ईरान पर हमले की बात कहकर सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान के चारों तरफ अमेरिकी फौजी बेड़े बढ़ रहे हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिस तरह से उनको बिठाया जा रहा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर, वो इशारा कर रहे हैं कि हालात कभी बिगड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो डिटेलिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से अमेरिका अपने हथियार लेकर आ रहा है और किस तरह से घेर रहा है। अमेरिका ने ईरान को बहुत बुरी तरह से घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका का बैटल ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। विंसन से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी का एक और करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही तैनात है और वही यमन में हुतीज के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अलग अलग देशों में तैनात जवानों को मिडिल ईस्ट के बेसिस पर पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ ही दिनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने फौजियों की संख्या तकरीबन 3 लाख तक पहुंचा दी है। अमेरिका के लिए ईरान को घेरना बहुत आसान है। उसकी वजह है कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में उसके एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में होने वाले ऑपरेशंस में इन बेसिस का इस्तेमाल करता रहता है। हाँ, ये बात और है कि ईरान के साथ लड़ाई के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन के इस्तेमाल करने से फिलहाल मना कर दिया है। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के आसपास के कई अरब देशों के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी उसका डिफेंस सेटअप पहले से मौजूद है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के इस आर्टिकल में दिए मैप में बताया गया है कि इस रीजन में कहां कहां अमेरिकी सैनिकों का, अमेरिकी आर्मी का बेस है और कहां कहां उसके जवान मौजूद हैं। ईरान के ठीक बगल में इराक में अमेरिकी फौज के हजारों सैनिक तैनात हैं। 2003 के इराक वॉर के बाद से ही अमेरिकी सैनिक यहां मौजूद हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर 9 सितंबर 2024 को अमेरिका और इराक के बीच के सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसमें बताया गया था कि उस समय इराक में 2500 अमेरिकी फौजी तैनात थे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मुस्तैद है। काउंटर पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरीन में 34 देशों की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज मौजूद हैं। कतर तो 2003 से ही अमेरिकी सेना का होस्ट बना हुआ है। कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिकी एयरफोर्स के कंट्रोल में है। यह बेस अमेरिका के सेंट्रल कमांड, अमेरिकी एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड फॉरवर्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर कमांड फॉरवर्ड कंबाइंड ज्वाइंट इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है। इसी तरह कुवैत, तुर्की और ग्रीस में अमेरिका के बेसेस हैं, जबकि साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान समेत अफ्रीकन कंट्री जिबूती में भी उसके डिफेंस पावर की मौजूदगी है। हालांकि अमेरिका ईरान से लड़ाई के दौरान मिडिल ईस्ट के इन बेसिस का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है, अमेरिका को भी पता है। उसकी वजह है कि मिडिल ईस्ट के लगभग इन सारे देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो अगर अमेरिका को ईरान से जंग लड़नी है तो उसे दूसरे बेसिस की तलाश करनी होगी। और इसमें एक और बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी इसमें मिल सकता है पैसे से। और अमेरिका और ब्रिटेन का एक ज्वाइंट बेस जो है वो हिंद महासागर में भी है। तो अमेरिका ने अपनी पोजीशन वहां भी मजबूत करनी शुरू कर दी। डिफेंस डिटेक्टिव पर अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि डियागो गार्सिया पर अमेरिका के 6 B-2 बॉम्बर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यमन में हुतीज पर हमले के लिए इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। B-2 के अलावा F-35 फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर समेत और भी कई जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। और तो और अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस सिस्टम को भी रीलोकेट कर लिया है। साउथ कोरिया से इस एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। पैट्रियट PAC-3 एक हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है। AN/MPQ-65 रडार से लैस ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को 35 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लेता है। क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को यह 20 किलोमीटर की दूरी पर नष्ट कर सकता है। और इसकी PAC-3 मिसाइल्स 4 से 5 मैक की रफ्तार से हमलावर मिसाइल्स को मार गिराती हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 16 मिसाइल्स होती हैं और इसका जो रडार है AN/MPQ-65 वो एक बार में 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है
और कई टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है। अमेरिका ने शनिवार को ही अपना एक और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड इजराइल भेजा है। अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन C-5M सुपर गैलेक्सी इस मिसाइल डिफेंस बैटरी को लेकर इजराइल के नेवातिम एयरबेस पहुंचा था। इजराइल को थार्ड की पहली बैटरी पिछले साल ही भेज दी गई थी। अब सवाल तो यह भी उठता है ना कि क्या जंग की तैयारी केवल अमेरिका कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री की ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो ईरान ने भी अमेरिका की तरफ से हुए हमले से बचाव और उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते अमेरिकी मिलिट्री सेटअप साफ संकेत दे रहे हैं कि हालात एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की तैयारियों को देखकर ईरान ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एक्टिवेट कर चुका है। ईरान ने साफ कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब जरूर देगा। ईरान के टॉप मिलिट्री जर्नल्स ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को भी चेतावनी दे दी है कि अगर इस जंग में अमेरिका को उनकी तरफ से मदद की गई तो खामियाजा उन्हें भी भुगतना होगा। जो अरब ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारी बेसिस इस्तेमाल ना करें। अगर आपने ईरान पे हमला करना है, आप हमारी बेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमारी बेस इस्तेमाल करेंगे तो देन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। जो सारे के सारे जो खित्ते के ममालिक हैं वो नाराज होंगे कि इन बेसिस का ये मतलब था कि कल आप एक नेबरिंग कंट्री ईरान पे हमला करवाएंगे। ईरान की मिसाइलों की जद में अमेरिका तो नहीं है, लेकिन इजराइल जरूर है। पिछले साल अक्टूबर में ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। ये बात अमेरिका और इजराइल भी जानते हैं और तभी इस बढ़ते तनाव के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। कहा तो जा रहा है कि इस दौरे की वजह ट्रंप का टैरिफ है, लेकिन इसमें गाजा और ईरान को लेकर भी बातचीत होनी तय है। और आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन नेतन्याहू के दबाव में ही करने का फैसला किया है। Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. On the Middle East, by the way, the U.S. completely handed over foreign policy to Netanyahu 30 years ago. The Israel lobby dominates American politics. Just have no doubt about it. देखिए, ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले की तैयारी तो कर ली है, लेकिन क्या उसकी मिलिट्री, उसकी एयरफोर्स, उसकी मिसाइल्स इतनी कैपेबल हैं कि वो अमेरिकी इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सकेंगी? आपको बताता हूं कि दोनों देशों के पास मिलिट्री पावर कितनी है। दुनिया जानती है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, एक महाशक्ति है। कम तो ईरान भी नहीं है, लेकिन अमेरिकी ताकत के आगे उसकी ताकत कितनी है ये देख लेते हैं। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का डेटा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक 145 देशों में अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। पावर इंडेक्स रैंकिंग में उसका नंबर पहला है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर है। एयर पावर की बात करें तो ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अमेरिका के पास 13,000 से भी ज्यादा। ईरान के पास 188 फाइटर जेट्स हैं, जबकि अमेरिका की एयरफोर्स में 1790 फाइटर जेट्स हैं। ईरान के पास केवल 128 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,843 हेलीकॉप्टर्स हैं और इनमें भी अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 1,000 से ज्यादा है। आर्मी की बात करें तो अमेरिका के पास 4,640 टैंक्स हैं, जबकि ईरान के पास 1713। अमेरिका के पास 3,91,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। ईरान के पास 65,825 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। आर्टिलरी के मामले में भी अमेरिका ईरान से आगे है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स अमेरिका के पास 671 हैं, जबकि ईरान के पास 392। अमेरिका की नेवल स्ट्रेंथ भी ईरान से मजबूत है। अमेरिका के पास 440 फ्लीट स्ट्रेंथ है, जबकि ईरान के पास केवल 107। ईरान के पास एक भी एयरक्राफ्ट करियर नहीं है, जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट करियर हैं। अमेरिका के पास 70 सबमरीन्स हैं, वहीं ईरान के पास 25। अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं है। फ्रिगेट्स के मामले में ईरान भले ही अमेरिका से आगे है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, वहीं अमेरिका के पास एक भी नहीं है। मैन पावर की बात करें तो अमेरिकी फौज में 13,28,000 एक्टिव फौजी हैं, जबकि ईरान में ये केवल 6,10,000 हैं। अमेरिका के पास रिजर्व पर्सनल की संख्या 7,99,500 है, जबकि ईरान के पास 3,50,000। ये वो फौजी हैं जिन्हें समय आने पर सेना में शामिल किया जा सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में अमेरिका 0 है, लेकिन ईरान के पास 2,20,000 जवान हैं जो जंग की हालत में दुश्मन से मोर्चा ले सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज और फाइनेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका ईरान से कहीं आगे है।
इन सब का किसी भी लड़ाई में बहुत बड़ा रोल होता है और अमेरिका लगभग हर मामले में ईरान पर 20 नहीं 22 पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो एक और उठता है यहां पर कि क्या ईरान इस लड़ाई में अकेला रहेगा? क्या अमेरिका और इजराइल गाजा और लेबनान की तरह ईरान को भी अपना निशाना बनाएंगे? देखिए दोस्तों, बात यह है कि अरब देशों की इजराइल से तो नहीं पड़ती, लेकिन अमेरिका उनका बहुत बड़ा साझेदार है। तो अरब कंट्रीज का अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरना मुमकिन नहीं लगता। हालांकि इजिप्ट की गाजा से लगने वाली जो सीमा है, वहां पर जो टैंकों का जमावड़ा बढ़ रहा है, वो कुछ और भी इशारे कर रहा है, अब वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस लड़ाई में सबसे जो बड़ी भूमिका है ना, वो है रूस और चीन की हो सकती है। रूस के ईरान से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ट्रंप ने जब ईरान को हमले की धमकी दी थी, तब भी रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ये मत करना, गलत कदम होगा। इधर हुतीज और हिजबुल्लाह समेत इराक में ईरान के कई प्रॉक्सी मिलिशिया मौजूद हैं जो इस लड़ाई में ईरान का साथ देंगे। हालांकि सीधी लड़ाई में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर पाना ईरान के लिए मुमकिन नहीं लगता है भी नहीं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस बात का भी अंदेशा जता रहे हैं कि इस लड़ाई के वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर वॉर के बदलने में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।